संभावनाएं जो देश और दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। यूथ आइकॉन के इस एपिसोड में हमारे साथ में मौजूद हैं संतोष कुमार शर्मा जी। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में। संतोष जी, चूंकि आपकी जो एक जर्नी रही उस जर्नी को समझेंगे, क्योंकि आप छोटे से एक गांव से निकलकर और देश की राजधानी में पहुंचे। वहां पे आपने कॉल सेंटर में भी काम किया, और चूंकि एक समय कॉल सेंटर का ऐसा जमाना था कि युवा ये चाहते थे कि उनकी नौकरी कॉल सेंटर में लग जाए। वो एक नाइट कल्चर भी चला और कॉल सेंटर की दुनिया को लेकर आप देखिए कि कई सारी फिल्में भी बनी। तो पहले तो आपकी जर्नी को समझना चाहेंगे और यूथ के लिए आपके संदेश को भी लेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन आपकी जर्नी कहां से शुरुआत हुई और किस तरह से आप आगे बढ़ते गए कि आज आपने शिक्षा जगत में अपना एक नाम बनाया है। सर्वप्रथम आपको और हमारे साधना न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम कि आज हमने इस मुकाम पे आया है। उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है। मैं एक बिहार के छोटे से गांव सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के चिरौत से रहने वाला हूं। वहीं से मैं आया और मेरा जर्नी वहीं से मुझे कि स्टार्ट हुआ। मैं सर्वप्रथम अपनी जो पढ़ाई एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मैंने बिहार से निकल करके अयोध्या, जो कि आज बहुत प्रचलित है, हर हिंदुस्तान से लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अयोध्या को नहीं जानता हो। वहां पे मैंने 14 साल अपना अध्ययन किया। 14 साल राम जी का वनवास हुआ और 14 साल आपका अध्ययन अयोध्या में हुआ जी। और राम भी कहीं ना कहीं आइकॉनिक है युवाओं के लिए जी। कि राम का त्याग, राम का बलिदान जी। युवा अवस्था में राम ने क्या किया वो भी मायने रखता है। मुझे लगता है कि आपने उस मर्म को अयोध्या में ही सीखा जाना जी, और वो संघर्ष भी अयोध्या का आपने देखा। बिल्कुल। राम मंदिर के निर्माण आज मैं जो कुछ भी हूँ जी, उसमें सबसे बड़ा प्रेरणा का जो स्रोत है मेरा, वो अयोध्या का 14 वर्ष जो हमने वहां पे बिताया जी, वो है। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि युवाओं में अच्छा और बुरे दोनों तरफ युवाओं भाग रहे हैं। अच्छाई की तरफ बहुत कम जा रहे हैं युवा, आज रास्ते अपने भटक जा रहे हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं कि युवा भटक जाते हैं। आपके सामने भी कुछ ऐसी चुनौतियां, ऐसे पल आए होंगे कि आपको लगा होगा कि नहीं ये सही मार्ग सही नहीं है, गलत रास्ते से चलते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं, बिल्कुल, सफलता जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल। कभी ऐसा जहन में तो आया होगा आपके? बिल्कुल आया है जी। बट क्या होता है, बचपन का जो आप संस्कार होता है और कहीं न कहीं आपके जो माँ बाप का जो आपको कर्तव्य, जो उनका जो संस्कार दिया होता है, वो आपको उस चीज से रोकते हैं जी। तो वही चीज कहीं हमने गलत करने, कभी मेरे मन में विचार भी आया तो उनका एक कुछ दिया हुआ जो संस्कार था, उनका जो आदेश था, वो हमको उस जगह से खींच करके फिर जो है नहीं ये गलत है, इधर से इधर। चलिए, तो पेरेंट्स की भूमिका हर बच्चों के विकास में काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चूंकि आप अयोध्या में थे, श्री राम का व्यक्तित्व कितना मायने रखा आपके लिए जब आप अयोध्या में आप पढ़ाई कर रहे थे? सर, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ जी जी, वो आज श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या से ही प्रेरणा लेकर के आई जी। मेरा जो कल्चर, जब मैंने वहां पे अपना स्टार्टिंग किया, मैं 4th क्लास में था तो मैं अयोध्या में वहां पहुंच गया। 90 तो अयोध्या के संघर्ष को भी आपने देखा? बिल्कुल। उस संघर्ष के बीच में आपकी भी जिंदगी झूल रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अयोध्या में ऐसे अपनी अध्ययन की है कि मैं अपना अध्ययन को जारी रखते हुए कहीं छोटे छोटे जो है मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। उससे कुछ अर्निंग होते थे, उसको लेकर के हम अपने अध्ययन में खर्च करते थे। चलिए, माता जानकी से जर्नी समझ में आ गया अयोध्या तक जी। ये अयोध्या से आप दिल्ली कैसे निकल गए? सर, मैं दिल्ली ऐसे आया कि दिल्ली जब मैं आया तो मैं एक उद्देश्य लेकर के आया था कि मैं यहाँ से दिल्ली में बीटेक करूंगा। जी। बट कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर रीजन से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। फिर मेरा एक समय आया, ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं ये काम को
नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फंड उतना नहीं है कि हम उस चीज को करें। फिर हमें कहीं से प्रेरणा दिया गया, कहीं से मिला हमें कि नहीं, आप संघर्ष करिए और इसको लक्ष्य पा सकते हैं। तो हमें एक रास्ता मिला कि हम फर्स्ट ईयर संघर्ष करते हैं, हम एडमिशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे रह करके एक साल उस लेवल को हम अपना जो हाथ है उसको मजबूत कर लेते, ताकि हमारे पास कुछ पैसे आ जाए और अगले साल हम जो है एडमिशन ले सके। तो उसी स्टेज में मैंने फर्स्ट ओवर जो है वोडाफोन कॉल सेंटर में हमने ज्वाइन किया था। 3 मंथ्स मैंने वहां पे जो कॉल सेंटर में जॉब किया। वहां के जो सैलरी थे उसमें हमारे बहुत संघर्ष रहे सर। मतलब वो जो 3 महीना जो मैंने दिल्ली का गुजारा, वो आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर। मतलब फाउंडेशन मानेंगे। बिल्कुल। वो कॉल सेंटर की वो नौकरी हमारी जिंदगी को उन्होंने वहां पे हमको दिखा दिया कि भाई जिंदगी क्या क्या चीज है। मतलब आपके जीवन में पैसे की कितनी वैल्यू है, और आपके पास पैसा ही है तो आज आप कुछ भी हैं। वन नाइट एट कॉल सेंटर। यस। मुझे लगता है कि वो नाइट का दरमियान जो होता है पूरी जिंदगी का फलसफा, उसको भी आप बयां करें तो बहुत बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए। सर ऐसा था कि हम रात को, हमारी शिफ्ट होती थी रात को 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक का नाइट शिफ्ट होते थे, और हम लोग रात में जाते थे। आपको इसके बाद सुबह में फिर आना, फिर हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, फिर हमें कुछ अलग भी अर्निंग करने थे। मैंने वहाँ पे कुछ और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, रात में भी आप काम कर रहे थे, दिन में भी काम करते थे जी सर। 2 से 3 घंटा हम लोगों का नाइट हमारा जो है रहता था कि सोने का, आराम करने का टाइम मिलता था। कभी कभी ज्यादा भी मिलता था, लेकिन डिस्टरबेंस इतना होता था कि हम लोग नहीं कर पाते थे। जी। तो फिर ये नाइट कॉल सेंटर की जो जर्नी रही, वहां से फिर आपकी जर्नी किस तरह से और किन पड़ाव से होते हुए आगे बढ़ी? बताया सर, मैं 3 मंथ जो है कॉल सेंटर में जॉब किया। उसके बाद मैंने अपना, मैं जो प्रीवियस मेरा जो एजुकेशन रहा है वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के फील्ड में रहा है, एज ए डिजाइनिंग इंजीनियर। ये तो आपने कोर्स पूरा किया? हाँ, वो मैंने वो कोर्स करने से पहले मैंने जो है उसकी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली थी, मतलब जो है। तो उसके मतलब आपने उसका जिस्ट समझ लिया था? जी जी जी। लेकिन बीटेक कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, वो हमारा एक स्टार्टिंग, हमने एडमिशन के लिए आए थे। तो हम उस ओवर में उस चीज को यूज करते हुए जो हमने 6 मंथ का जो वो कोर्स किया था, उसके एवज में हमने जो है अपना जॉब के लिए अप्लाई किया था एक कंपनी में जी। उस कंपनी में मेरा जॉब सिलेक्शन हुआ, मैं जनवरी में वहां पे ज्वाइन किया, और वहीं से मेरी गेम प्लान चेंज हुआ कि मैं इस लाइन में आ गया। मैं कॉल सेंटर से आपको इंडस्ट्रियल लाइन में आया। वहां से मैं 2013 तक मैं दिल्ली में रहा उसी कंपनी में। वहां से फिर मैं चेंज होकर के राजस्थान आया, जहां पे इंडियन रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी बोगी की, उसमें मैंने जॉब किया। फिर वहां से मुंबई गया, मुंबई से फिर नागपुर से होते हुए हमारा जो लाइफ की गाड़ी है वो रायपुर तक पहुंच के आया सर। मतलब आपने पढ़ाई रायपुर तक की जो जर्नी को अगर मैं समझूं तो एक तरफ भगवान श्री राम की जन्मभूमि, तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम का निहाल। मतलब आप जन्मभूमि से निहाल की तरफ, पहले तो माता जानकी के स्थान से होते हुए आप आ गए अयोध्या, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान, और फिर जन्म स्थान से होते हुए आप निहाल की ओर बढ़ाए। बिल्कुल सर। तो आप इसको संयोग मानते हैं अपने जिंदगी में? बिल्कुल सर, ये संयोग ही है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मां जानकी का जन्मभूमि, वहां पे मेरा जन्म हुआ, और प्रभु श्री राम का जन्मभूमि, वहां पे मेरा पालन पोषण और वहां पे मेरा एजुकेशन हुआ। और कर्म भूमि हो गई। उनका जो प्रिय जगह, यानी भगवान श्री राम का सबसे प्रिय जगह जो छत्तीसगढ़, नानी का घर मतलब सबसे प्रिय माना जाता है। माँ और नानी और मामी मतलब सबसे प्रिय होते हैं। वहां पे मुझे अपना कर्म करने का सौभाग्य मिला, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या देख पाते हैं, क्योंकि आपने जो एजुकेशन उस समय ग्रहण किया, जो आपकी पढ़ाई लिखाई रही, पहले की पढ़ाई लिखाई और आपकी पढ़ाई लिखाई में कितना अंतर मानते हैं, और नई शिक्षा नीति पर भी थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पे करेंगे इस कार्यक्रम में। देखिए, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। शिक्षा सेक्टर में हमारा आने का सबसे बड़ा
जो हमारा मकसद था वो ये था कि जो परिस्थितियों को हमने फेस किया, कहीं न कहीं आर्थिक या जो भी कहिए, जी वो मैं नहीं चाहता कि आने वाला कोई भी गरीब, आज कोई भी बच्चा है, वो फेस करे। तो हमसे जहां तक जो सहयोग हो सकता है हम उसके लिए करने की कोशिश करते हैं कि अब कोई दूसरा जो है संतोष न हो जो इतने संघर्ष करते हुए यहां तक आए। रही बात की शिक्षा, हम लोगों की जो शिक्षा का समय था उसमें सर बहुत चीज और आज के में बहुत चेंजिंग है। उस टाइम पे हम लोगों के शिक्षा में एक किताब के माध्यम से ही सारी शिक्षाएं होती थी। आज क्या है, किताब के अलावा, बुक्स के अलावा आज हम लोग एक्टिविटी पे जाते हैं। बच्चे एडवांस हो गए हैं यहाँ के, जितने भी हैं वो नए नए चीजों को देख करके वो सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। आज आप उनको कोई चीज के बारे में बताइए तो वो नहीं जल्दी सीखेंगे, लेकिन उनको एक टेबलेट और या टीवी पे उनको दिखाइए तो वो तुरंत उस चीज को कैच करते हैं। नई शिक्षा नीति अभी बहुत अच्छी, हमारे हिसाब से उसको बोलेंगे तो अभी अच्छा है। चलिए, मैं आपके उस जर्नी पार्ट पे आना चाहूंगा कि जब आपने एक व्यवसायिक के तौर पे इस, आजकल क्या है, स्कूल एजुकेशन जो इंडस्ट्रीज के तौर पर हो गया है, हर कोई इसको एक फायदे का सेक्टर समझता है और लोग इसी तरह आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां जिसमें एक बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया, फिर माता पिता या पिता को शायद जहां तक, और कई बार ऐसा भी आता है कि पेरेंट्स, कोरोना के समय तो कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, फिर सरकार ने उनको गोद लिया। लेकिन अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, कोरोना में उनके माता पिता के निधन के बाद में उनके सामने अपनी चुनौतियां है। लेकिन कुछ ऐसा किस्सा आपके भी जिंदगी में रहा, उसका जिक्र मुझे लगता है कि वहां को वो प्रसंग समझना चाहिए। बिल्कुल। इसे आज अभी हम देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जी, जिसको कहीं न कहीं वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। हमारे पास अभी पिछले साल की बात करेंगे, हमारे एक पेरेंट्स, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बट ऐसा बच्चा है जो एडमिशन हुआ, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया। संजोग ऐसा हुआ कि उनके साथ में एक हादसा हुआ, रोड एक्सीडेंट में उनके फादर एक्सपायर। उनके मम्मी हमारे पास आई कि सर हम अपने बच्चे को आगे की जर्नी आपके साथ नहीं कर पाएंगे। हम कहे क्यों? तो ऐसे ऐसे हमारे पास ये स्थिति है कि हम आपका एफर्ट नहीं करें। हमने उनको बोला कि नहीं, आप यहीं पे रहिए, बच्चा हमारे पास ही रहेगा, जब तक हम सक्षम हैं आपको, तब तक हम आपको ये शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। मैं नहीं चाहता सर कि पैसे की वजह से किसी भी बच्चे का जो है भविष्य अंधेरे में जाए। आज पैसा वैल्यू नहीं रखता है और गवर्नमेंट भी बहुत तरह की स्कीम आज लेकर के आई है, बहुत सारे जो हैं बच्चों के लिए कि भाई फ्री एजुकेशन हो, भी है, राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल गरीब बच्चों का दाखिला मिल जाता है। कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिनके पास सामर्थ्य है, जो लगता है कि हम किसी को कर सकते हैं, उनको इस सेक्टर में आगे आना चाहिए। शिक्षा में सहयोग करना चाहिए। शिक्षा, किसी को शिक्षा के लिए सहयोग करना सबसे बड़ी, मैं आज के समय में धर्म मानता हूं। किसी शिक्षित होगा व्यक्ति जान जाएगा उसका अधिकार क्या है, बिल्कुल, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो बहुत सारी चीजें गौण हो जाती हैं। आज अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति क्राइम की तरफ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो शिक्षा की कमी उसके। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग हैं कि कम से कम वो कुछ गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित न रहे, वो अपने स्तर से कुछ करना है तो कर सके। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जिसको जहां पे हो सकता है वो वही माध्यम से उसी बच्चे को, एक बच्चे को कर सके, वो करे। चलिए, मैं एक कोट लेना चाहूंगा इसी कार्यक्रम में, क्योंकि यूथ आइकॉन की बात है, युवा क्या प्रेरणा ले सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप तिवारी राज, उन्होंने एक कोट डाला था अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, फ्री में नमक चना तेल दे सकते हैं पर फ्री में शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। शिक्षा सवाल पैदा करती है और मुझे लगता है कि
ये सवाल छुपते भी है। जी बिल्कुल सत्य है अगर कोई शिक्षित होगा तो निश्चित है कि वो सवाल पैदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी को तब तक उसको बरगला सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं जब तक वो उस चीज के बारे में नहीं जानता। जी। जिस दिन उस चीज के बारे में उसको नॉलेज हो जाए, उसकी जानकारी हो जाएगा, उस दिन आप उसको अंधेरे में नहीं रख सकते। तो मेरा यही मानना है कि सबसे पहले व्यक्ति को, आज के पेरेंट्स को अपने लाइफ स्टाइल, अपने अदर्स खर्च के काटते हुए सबसे पहले बच्चे को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा योग्य हो गया तो वो आपके धन संपदा, आपके जो जितने भी जमा पूंजी होंगे उसको अच्छे सत्कर्म में लगा करके उसको विकास के ऊपर ले जाएंगे। अगर वो योग्य नहीं हुआ तो आप कितना इकट्ठा करके रख दीजिए पैसा, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको खत्म करने। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है, और एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनका अक्सर ये कहना होता था कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। मैंने सवाल की बात की, हर चीज पे सवाल अगर बच्चा उठाएगा, क्योंकि बालक का जो बोध मन है वो जिज्ञासु होता है, वो जानना चाहता है कि ये ऐसा तो ऐसा क्यों। तो आपको क्या लगता है कि इस बाल मन को एक सही दिशा अगर शिक्षक ही दे सकता है, और उसके लिए क्या काम करने की आवश्यकता है? क्योंकि मोरल एजुकेशन पे भी आऊंगा, जिसकी कमी भारत में काफी कुछ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये यूथ के लिए कार्यक्रम है, युवा क्या सोच रखते हैं। और चूंकि अभी भारत में अगर एवरेज आबादी देखी जाए, औसत आबादी युवाओं की काफी बड़ी संख्या है, 28 से 32, और ये देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, जो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और देश को सिरमौर बना सकते हैं पूरे विश्व में। संतोष जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो बच्चों का जो जिज्ञासा है, क्वेश्चन है जी, उसको केवल एक शिक्षक ही समझ सकता है। नहीं, मेरा ये मानना है कि जितना बच्चों के योगदान में एक शिक्षक की भूमिका है, उतना ही योगदान उसके माता पिता की है। देखिए, आज आप रियलाइज करते होंगे कि हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई चीज है कि वो क्वेश्चन करते हैं, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, लेकिन हाथ में तो मोबाइल पकड़ा दिया गया है, ये क्या है, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। सर मोबाइल अगर देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, जी, बच्चों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, उसी से वो क्वेश्चन को इरेज कर रहा है। लेकिन आपको हमें, लेकिन वो क्या देख रहा है ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। जी, वो हमें आपको वॉच करना है कि वो सही दिशा में जा रहा है या गलत में जा रहा है। अगर वो सही क्वेश्चन कर रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसका आंसर करें। अगर वो गलत क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसको समझाएं कि ये गलत नहीं है। जैसे क्या होता है कभी कभी कि बच्चे, आपके लाइफ में ऐसा रहा कभी? हाँ, माँ ने डांटा, फटकारा कि ऐसा नहीं करो? बिल्कुल सर, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हमारी माँ जो है बहुत स्ट्रिक्ट है जी, हमारे पिताजी बहुत सीधे ग्रामीण क्षेत्र से रहे तो बहुत सीधे अपनी जिंदगी जी, लेकिन माँ मेरी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्कूल के जाने के लिए मैं सबसे ज्यादा अगर घर में किसी से जो है मार खाया हूं तो वो अपनी माँ से। जी, और उसी समय नहीं, आज भी हमारे घर में मेरी माँ और मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जी, अगर वो घर के अंदर एंट्री हो जाते हैं तो हम लोग जो है घर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब आज भी आप सम्मान करते हैं? बिल्कुल, बड़ों का सम्मान, और एक उनका जो है ना एक दबदबा होता है ना, वो है मतलब हम लोग। और यही कारण है सर कि आज जो है हम लोग कोई चीज करने के लिए गलत अगर माइंड में भी आता है तो 100 बार तो सोचते हैं। चलिए, आप अपनी जिंदगी से कुछ जिस्ट निकालें और इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को कुछ आप संदेश देना चाहें तो क्या संदेश रहेगा आपका? सर हमारा तो आज के युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा सर कि कभी हिम्मत मत हारिए। जी, आप प्रयास कीजिए, एक बार हो सकता है कि आप विफल हो सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रयास को जारी रखिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आज सीधे जो है 1 लाख की सैलरी पे हम पहुंच जाएंगे। हमारा जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत छोटे से ही होता है,
और छोटे से जब स्टार्टिंग होता है तो वो आदमी धीरे 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 कर करके आगे बढ़ता है। और एकाएक अगर आप सोचिएगा कि आज हाई पे पहुंच जाए तो वो दिन दूर भी नहीं कि आप ऊपर से नीचे भी गिर जाएंगे। तो हमें यह है कि आज के जो युवा है उनको स्टार्टिंग करने के लिए पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, उनको अपने लाइफ को सक्सेस के पीछे भागना। लेकिन आजकल तो शॉर्टकट रास्ता हर कोई ढूंढता है सर। शॉर्टकट तो है, मैं क्या बोला, गेमिंग ऐप हो गया जी, किस तरह से युवा उसमें ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, जल्द से जल्द पैसा कमा लेने की जो होड़ सी मची हुई है। सर मैंने क्या बोला, बैटिंग शॉर्टकट जो होता है ना वो आपको तुरंत तो ऊपर लेकर के जाता है, लेकिन उतना ही स्पीड से आपको नीचे भी लेकर के आता है जी। आज हम अपनी बात करें तो हमने जो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग किया था सर, वो 7,000 की नौकरी से स्टार्ट किया था जी। और आज के डेट में भगवान की दया से मैं इतना हूं कि मेरे पास सारा चीज से संपन्न हूं। हमें अब इससे ज्यादा की ख्वाहिश भी नहीं है कि हमने वो जीवन अपनी जो देखी है जहां पे हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन गिव अप आपने कभी नहीं किया, गिव अप बढ़ते रहे, चुनौतियों को साधते रहे। बिल्कुल सर, एकलव्य की तरह। तो आप अपनी लाइफ में किसी गुरु की आपकी भूमिका भी रही होगी। बिल्कुल। मेरे अध्यात्म के गुरु अयोध्या में ही हैं, जो अब दिवंगत हो गए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा उनका रहा है। और अगर मैं अपने इस विकास के रथ में जो है अगर बोले कि गुरु है तो वो हमारे एक बॉस थे। बॉस बोलते हैं ना कि सदैव वो वही सत्य होते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट। राइट। तो वो बिल्कुल सत्य था। उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे बहुत पनिशमेंट किया, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी को एकदम राइट ट्रैक पे लेकर के आया। चलिए, आप अपनी जिंदगी में क्या नवाचार करते हैं, चाहे शैक्षणिक जो आपका पूरा कैरियर है उसमें नवाचार की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी का जो समावेश आजकल हो रहा है? हम चाहते हैं कि सर आज के समय में शिक्षा को टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आज ग्रामीण एरिया में आज बच्चे पीछे हो रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है कि वहां पे डिजिटलाइजेशन जो है वो वहां तक नहीं है। जी। चलिए, तो आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। और यूथ आइकन के इस कार्यक्रम में आज संतोष जी हमारे साथ में मौजूद हैं और उन्होंने जो बातें कही काफी महत्वपूर्ण बातें रही, क्योंकि यूथ जो है पूर्वांचल के खासतौर में क्षेत्रों में, यूपी बिहार में लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरह से सरकारी नौकरी पा लिया जाए। यूपीएससी होता है, पीएससी में भी वो अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन आप करियर बना सकते हैं अलग अलग स्ट्रीम में, जिस तरह से संतोष जी ने बनाया। और उन्होंने बताया भी कि किस तरह से उन्होंने एक अपनी शुरुआत जो है कॉल सेंटर से की, इंडस्ट्रीज के सेक्टर में गए, फिर आप एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो कभी भी गिव अप करने की आवश्यकता नहीं है, आप साधते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहिए और सफलता एक ना एक दिन आपके कदम चूमेगी चूमेगी। चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बात संतोष जी जो इस कार्यक्रम में जरिए आप रखना चाहें? मैं यही रखना चाहूंगा सर लास्ट में कि आप आज के युवा ये मत सोचे कि मुझे नौकरी पानी है जी। हमारा सोच ये होना चाहिए कि मुझे नौकरी देनी है, मैं 4 लोगों को पेट पाल सकूं, ऐसा मैं खड़ा होना चाहिए। और ये इसके लिए आपको गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर आदमी गवर्नमेंट को जॉब को नहीं पा सकता है और हर आदमी को जो है गवर्नमेंट नौकरी दे भी नहीं सकता है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर ही हो या हमारे खुद को ऐसा स्टार्टअप करिए जिससे आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो जतन है वो क्या हो सकता है, इसको लेकर संतोष जी ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यूथ आइकॉन के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो यूथ आइकॉन में हम अगले एपिसोड में भी किसी खास किरदार से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम चुनौतियों को साधते हुए आज लक्ष्य को प्राप्त किया और आज स्वर्णिम पल बिता रहे हैं। तो बहरहाल तमाम पहलू पर चर्चा के लिए संतोष जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साधा न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।